प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों का, उसका आज हम विज्ञान साइंस का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता है बच्चों कि आपके जो मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपको पता चलने वाला है कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है और सवाल किस तरीके से आते हैं। देखिए, इसका जो पैटर्न जो है बच्चों, आप लोगों का कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी। ठीक है, 52 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 30 ऑब्जेक्टिव और बाकी जो शेष क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बच गया, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव और 22 सब्जेक्टिव। अब इस 22 सब्जेक्टिव में से मात्र 16 क्वेश्चन को ही आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल जो है ये मॉडल पेपर में दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो आपको बहुत बार बता चुके हैं, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी बच्चों वो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत। देखिए, समतल दर्पण होता है, इसमें से कोई भी अगर किरण आता है, ठीक है, तो यहां से टकरा करके परिवर्तित होकर के अनंत तक चला जाता है, इसलिए इसका जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर जो सवाल पूछा गया है आप लोगों का, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? ठीक है, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, क्या बोला गया है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है और कहां पे रखें? ठीक है, किस पर? एफ पर, अनंत पर, सी पर या सी के आगे कहां पर रखा जाए वस्तु को कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान बनेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वस्तु को सी पर रखा जाए। कहां पर रखा जाए? सी पर रखा जाए। ठीक है, यहाँ एफ होता है, यहाँ सी, तो सी पर जब वस्तु को हम रखेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये जो होगा ना, समान आकार का वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब इसका। ठीक है, ये एफ से क्रॉस होगा और यहां से क्रॉस होकर के और यहां पर आएगा और यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे जो बनेगा उल्टा बनेगा। ठीक है, मतलब कि अवतल दर्पण में हम सी पर जब रखेंगे वस्तु को बच्चों तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा बन रहा है और समान आकार में बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी होना चाहिए, तो सी पर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इनमें सबको बताना है बच्चों कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है। तो तेल में, पानी, वायु, कागज। ठीक है, तो कागज में नहीं होगा बच्चों, पानी में भी थोड़ा स्लो चलेगा, तेल में भी, लेकिन वायु में जो है बच्चों यहां पे आपका प्रकाश की चाल जो होगी वो तेज होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में, एक लेंस की क्षमता 4 है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों फोकस दूरी का, F बराबर होता है 1/p। क्या होता है? 1/p। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और p का मान कितना दिया हुआ है? ठीक है, तो ये -4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.25। कितना हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में होगा बच्चों। ठीक है, चूंकि माइनस है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है? 5वां नंबर, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका है सिलियरी मास्पेंसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। मानव नेत्र का जो फोकस दूरी में जो चेंजेस होता है ना, वो सिलियरी मास्पेंसिया के द्वारा होता है, मतलब कि सिलियरी मसल्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या है? दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्या है? 7वां नंबर, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या? अरे कितना लॉलीपॉप सवाल पूछा गया बच्चों। प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या होता है? ओम, है ना, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो टंगस्टन,
टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है बच्चों? तो धातु का निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक या फिर वस्त्र निर्माण। तो ये टंगस्टन का जो उपयोग होता है बच्चों, ये बिजली का बल्ब में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? बिजली का बल्ब। आप देखे होंगे बल्ब में एकदम इस तरीके से टंगस्टन होगा और वो जलता है, वही ना, पीला पीला कलर का जलता है। तो बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, आपको पता है, बहुत बार बता चुके हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती है, तो कहां से निकलती है बच्चों? दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, चुंबक के केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो निकलती है ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल 10 नंबर जो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? परम स्रोत है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है बच्चों? तो एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। तो आपको पता है कि हमारे लिए जो ऊर्जा का परम स्रोत जो है वो आपका सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको पता है बच्चों सभी चीज खत्म हो जा सकता है, एलपीजी खत्म हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा खत्म हो जाएगा, सीएनजी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जब तक सूरज रहेगा तब तक सौर ऊर्जा का निर्माण होते रहेगा। इसलिए ये एक परम स्रोत है, मतलब ये एक अच्छा स्रोत है। और ये आपको पता है बच्चों कि ये बहुत ही सस्ता होता है। कैसे? अरे सूरज तो सबके लिए ना है, ठीक है, सिर्फ एक के लिए नहीं ना, अमीर के लिए है गरीब के लिए नहीं, ऐसा नहीं ना है, सबके लिए, अमीर गरीब सबके लिए है। तो ये सौर ऊर्जा जो है ना एकदम अच्छा स्रोत है हम लोग के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा और सभी जगहों में पाया जाता है। आगे देखिए, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, पता है ना बच्चों, कि जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बराबर करते हैं हम लोग। तो किससे करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो 11 का ए नंबर सही हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, 12 नंबर। फेरस और प्लस CuSO4, मतलब कि फेरस और कॉपर सल्फेट को हम मिला दिए, ठीक है, अभिक्रिया करवा दिए, तो क्या बना? कॉपर और फेरस सल्फेट का निर्माण हो गया। अब ये कौन सी विक्रिया है? संयोजन विक्रिया, वियोजन विक्रिया, विस्थापन विक्रिया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरस और कॉपर सल्फेट को हम जब मिलाएं तो कॉपर अलग हो गया, फेरस सल्फेट के साथ क्या हो गया? जुड़ गया। तो मतलब साफ साफ पता चल रहा है यहाँ विस्थापित हो रहा है बच्चों, तो ये विस्थापन विक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उसको कम अभिक्रियाशील धातु को एकदम बाहर फेंक देता है और अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु इसके साथ लग जाता है। अब तुम लोग ऐसे समझो, ठीक है, ये फेरस क्या है? बहुत ताकतवर है। कॉपर क्या है? कम ताकतवर है। और कॉपर सल्फेट का एकदम चक्कर चलते रहता है। ठीक है, अब क्या है, फेरस उधर से आता है तो इन लोग दोनों को क्या करता है? कॉपर को बोलता है भाग तू, और ये सल्फेट के साथ क्या करता है? दोस्ती बना लेता है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित कर दिया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अब क्या है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो H+ आयन की सांद्रता अम्ल में होती है बच्चों, आपको पता है ना। तो अम्ल में जठर रस, नींबू रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये कट गया, ये भी शुद्ध जल भी कट गया, लेकिन जठर रस और नींबू रस ये बच्चों अम्ल है और यहीं पे तो H+ आयन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये जठर रस में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये 1.2 इसका pH मान होता है और नींबू का में 2.2 होता है, तो ये सबसे ज्यादा अम्ल है, इसलिए यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग क्या लिखा हुआ है। पदार्थ ABC तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 उपरोक्त में कौन सा अम्ल है? ठीक है, तो देखिए pH मान A का कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। B का कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। C का 10 दिया हुआ है और D का आपका 13 दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा अम्ल है? तो आपको पता है बच्चों जो 7 से कम जिसका pH मान होता है वही अम्ल होता है। तो 7 से कम कौन है? ए वाला का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है ना। देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो बेकिंग सोडा का। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अग्निशामक में बेकिंग सोडा वगैरह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों अगर घर में या फिर कहीं पे आग लग जाता है कोई छोटे चीज में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? बेकिंग पाउडर वहां पे डाल देते हैं, ठीक है, जिससे आग बुझ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बच्चों ये आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है, 17 नंबर। दिए गए तत्वों के
दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस मतलब बच्चों अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से कौन है? तो आपको पता है बच्चों उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं? जिसका लास्ट वाला जो होता है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट वाला घर में फुल होता है, फुल मतलब कि 8 है ना, और फुल कब होता है बच्चों? तो ये जब 8 होता है लास्ट वाले घर में। तो देखो लास्ट वाला घर में 8 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 2 और 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं बच्चों जो एल्कीन और एल्काइन है ना, एल्कीन और एल्काइन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से आपको बताना है, ठीक है, और एल्केन क्या है? वो संतृप्त है, ठीक है, यहाँ पे असंतृप्त बोल रहा है, तो असंतृप्त कौन हो जाएगा? जो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा। तो देखिए पहला वाला आपका एल्केन है, तो ये तो कट गया, ठीक है, दूसरा वाला 2 दूनी 4 6, ये भी आपका एल्केन है, ये 2 2, हाँ ये आपका एल्कीन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये आपका क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। CHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है? ठीक है, तो आपको क्या लिखा हुआ है? CHO, अरे भाई ये तो एल्डिहाइड है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। CHO जहां पे भी लास्ट में मिल जाए तो वो आपका एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या लिथियम के बराबर होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या किस में बराबर होगी बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम आपका 12, कैल्शियम, पोटेशियम, तो किसका? लिथियम का बोल रहा है ना, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 3 होता है, ठीक है, कितना होता है? 3 होता है। तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें कैसे होगा? 2 और 1, तो इसका लास्ट वाला घर में कितना है? 1, ठीक है, लास्ट वाले घर में कितना है? 1 है। तो यहाँ पे आप देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, किस में आपका लास्ट वाले घर में 1 है? तो पोटेशियम, देखो पोटेशियम की परमाणु संख्या 20 होती है, पहला घर में आपका 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर में 8, ठीक है, सॉरी 19 होता है ना, 19 होता है, इसमें 19 होता है, ठीक है, तो 2 8 8 18 और 1 19, ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला जो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों है, कितना है, किस में बराबर है? तो ये पोटेशियम में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 21 नंबर। क्या लिखा? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है बच्चों? तो प्राणी समभोजी पोषण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण। और अमीबा किस प्रकार की कोशिका है? चलिए कमेंट करके बताइए, एक कोशिकीय कोशिका या बहुकोशिकीय कोशिका? बताइए जल्दी कमेंट करके, अमीबा किस प्रकार का जीव है या फिर प्राणी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का पाइरूवेट विखंडन जो होता है बच्चों, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बिजली का घर, ऊर्जा का घर भी कहते हैं, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? बिजली का घर और ऊर्जा का घर। अब आप लोग को एक सवाल देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है, कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपचय का नियमन करता है? ठीक है, तो कौन सा हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि के लिए उपचय करता है बच्चों? ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो है बच्चों, ये हार्मोन जो है शरीर की वृद्धि के लिए उपचय का नियमन करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है? अनैच्छिक क्रिया जो नो कंट्रोल बच्चों, कंट्रोल जो हम लोग को नहीं कर सकते हैं, वैसी क्रिया को हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, दिल की धड़कन, ठीक है, भूख, प्यास, नींद, दिल की धड़कन। बताओ हम लोग कोई भी किसी को देख लेते हैं तो क्या दिल की धड़कन को हम लोग रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। छींक को रोक सकते हैं? नहीं। भूख प्यास को, नींद को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। तो ये अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मेडुला से होता है, याद रखिएगा। अनैच्छिक क्रिया जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल कहाँ से होता है? मेडुला से। सांस लेना भी इसका उदाहरण है, ठीक है। अब कोई लड़का बोलेगा कि हम तुम्हारे चलते सांस नहीं लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, सांस तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कौन नियंत्रण करता है? तो ये मेडुला नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग।
दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है? तो आप चित्र को सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो ये किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है? तो विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या फिर मुकुलन, ठीक है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं बच्चों, तो ये पुनरुद्भवन जनन का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी। कैसे पुनरुद्भवन? मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 2 3 हो गया, फिर से 3 से फिर ये 3 भाग में बांटा, मतलब कि पुनः निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है बाबू? तो ये होता है अंडवाहिका में बाबू सोना। कहाँ होता है? अंडवाहिका में होता है, जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिका में, फिलोपियन ट्यूब में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, पिता माता दोनों के डीएनए से, फिर ना पिता ना माता के डीएनए से? तो मेरे प्यारे बच्चों, माता और पिता दोनों के डीएनए से क्या होता है? गुण में प्रभावित होता है कोई भी जीव में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है बच्चों? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया से ही क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है नाभिकीय विद्युत संयंत्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो हरे पौधे की पत्तियां जो प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा में कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है बच्चों? तो ये मात्र 1%। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाक से लाइक करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? मतलब कि कौन सा पदार्थ को हम लोग प्रयोग करेंगे जो पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए सब लाभदायक होगा? तो थर्माकोल डिस्पोजल के कप का नहीं, इससे तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा भाई। प्लास्टिक के डिस्पोजल का ये भी नुकसान हो जाएगा। मिट्टी के डिस्पोजल, कागज के डिस्पोजल, तो दोनों का आंसर हो सकता है बच्चों, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसमें मुझे लग रहा है कि मिट्टी के डिस्पोजल कप का होगा, क्योंकि मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी वगैरह पीते हैं और वो फिर टूट जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए ये लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में आपके कागज का डिस्पोजल दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों आप बताइएगा कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग पे हम छोड़ रहे हैं, फटाफट आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। आगे भी आपका जो सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए बच्चों, उसका भी आप लोग को उत्तर मिलेगा, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कैफ सर आपके साथ हैं। ये कम समय में आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है बच्चों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को भी जरूर दबा लेना है, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसका मैं सॉल्यूशन डालूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो भी आपका नोटिफिकेशन चला जाए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और एक काम आप जरूर करना, नेक काम, शेयर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।